स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। और आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 के लिए, यूपी और बिहार बोर्ड के लिए। और यूपी और बिहार बोर्ड के लिए ही नहीं, अगर आप हिंदी मीडियम से हो और किसी भी बोर्ड के लिए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलो आज का हम लोग अपना टॉपिक देखते हैं और ये समझ लेते हैं कि आज का जो हम लोग का टॉपिक है, क्या ये बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है क्या। देखो, तो व्हीटस्टोन सेतु आप नाम भी सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। और अगर हम सेट की बात करें, आप PYQ अगर देखे होंगे तो उस हर एक सेट में देखे होंगे कि व्हीटस्टोन सेतु से कुछ ना कुछ जरूर दिया रहता है। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं और इसको समझने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि इसका जो आंकिक प्रश्न होता है, जो जटिल जिसको कह सकते हो सर्किट जो होता है, उसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले व्हीटस्टोन सेतु को पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसका आंकिक प्रश्न क्या होगा, कैसे उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन सेतु के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु के बारे में किसने बताया। तो व्हीटस्टोन सेतु के बारे में इंग्लैंड के प्रोफेसर व्हीटस्टोन थे, जो प्रतिरोधों का एक ऐसा व्यवस्था तैयार किए जिसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे व्हीटस्टोन सेतु के लिए उन्होंने क्या लिया, 4 प्रतिरोधों को ले लिया। कितने प्रतिरोध को, 4। देखो, 4 प्रतिरोधों को लेके वो श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं, चारों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। ध्यान से देखना, जब चारों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं और इसका नाम क्या रखे, P Q S और R। अब ध्यान से देखना, चारों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद इनको मोड़ के बेंड करके एक चतुर्भुज बनाते हैं। तो अब देखो, हम यहाँ पे इसी को बेंड करके एक चतुर्भुज बनाते हैं, तो ये चतुर्भुज आपका क्या बनेगा, ध्यान से देखना। चलो, ये आपका P रेजिस्टेंस हो गया, क्लियर, देख लो। और इसके साथ Q जुड़ा है, तो हम इसको बेंड कर रहे हैं। देखो, अब इसके साथ S जुड़ा है, हम S को नीचे की तरफ लेके आए। अब देखोगे इसके साथ क्या है, R जुड़ा है। अब इसको इधर से लेके जाओ, चाहे इधर से, बात एक ही है। देखो, ये हमारा चतुर्भुज बन गया। ये P है, ये Q है, बात समझ में आई। ये S है, ये क्या है, R है। तो इससे एक हमारा चतुर्भुज बन गया। हम इस चतुर्भुज का नामकरण कर लें, इसको पॉइंट को A माने, B, C और D। ये हमारे क्या हो गए, इस चतुर्भुज के क्या है, चारों कोने हो गए। अब देखोगे चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती, जिसमें कहते हो AB से एक P रेजिस्टेंस जुड़ा है, BC से एक Q रेजिस्टेंस जुड़ा है, CD से एक S रेजिस्टेंस जुड़ा है और DA से एक R रेजिस्टेंस जुड़ गया है। जब इन रेजिस्टेंसों को जोड़ लेते हो, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसके देखो, किसी भी चतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं, इसमें क्या है, AC और BD क्या 2 विकर्ण हैं। हम इन दोनों विकर्णों में से किसी एक में एक बैटरी, तो हम यहाँ पे एक में क्या कर, AC के साथ एक बैटरी कहो या सेल, हम एक सेल को जोड़े और यहाँ पे एक कुंजी लगा लिए। ठीक है, एक सेल और एक कुंजी के सहारे क्या किए, एक विकर्ण AC को जोड़ते हैं, जिसका एक सिरा प्लस है, इसका क्या है, माइनस है। ये कुंजी आपका क्या है, K1 है। ठीक है, और दूसरे सिरे के साथ उन्होंने क्या किया, एक गैल्वानोमीटर जोड़ा, एक गैल्वानोमीटर जोड़ा और उसके साथ क्या किया, एक कुंजी भी जोड़ लिया, एक कुंजी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कुंजी K2। बात समझ में आ रही है। देखो, हमारा व्हीटस्टोन सेतु बनके तैयार है और इसके बारे में उन्होंने बताया कि अगर हम क्या करते हैं, कुंजी K1 को ऑन करें और कुंजी K1 को ऑन करके इसमें जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करने के बाद अगर गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो कहते हैं कि हमारा जो सेतु है वो संतुलन की अवस्था में है। और जब संतुलन की अवस्था में होगा तो इसके 2 संलग्न भुजाओं, कोई भी 2 संलग्न भुजा की बात करें तो 2 संलग्न भुजाओं से जुड़े प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है, शेष 2 संलग्न भुजाओं से जुड़े प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इस चीज को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, कुंजी को ऑन करेंगे और कुंजी को ऑन करोगे तो धारा क्या होगी, धन दिशा से प्रवाहित होगी और यहां से धारा क्या, I एम्पीयर की धारा क्या, और ये प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब देखोगे जैसे ही ये I एम्पीयर की धारा इस पॉइंट पे पहुंचेगी, यहां से देखो जंक्शन है, 2 दिशाओं में धाराएं क्या होगी, डिवाइड होंगी। जब 2 दिशाओं में धाराएं डिवाइड होती हैं, उस रूल को हम लोग कहते हैं क्या, KCL,
किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं, और यहाँ पे किरचॉफ करंट लॉ लगा दो तो इस डायरेक्शन में एक धारा जाएगी और इस डायरेक्शन में एक धारा जाएगी, और कैसे जाएगी, आई में से डिवाइड होगी। तो मान लेते हैं कि इधर जाने वाली क्या है, I1 एम्पियर की है, और इधर जाने वाली I2 एम्पियर की। ठीक है, तो ये धारा यहां तक ऐसे ही I1 एम्पियर की जाएगी, ये धारा ऐसे ही I2 एम्पियर की जाएगी। अगर बीच वाले में यानी गैल्वेनोमीटर में कुंजी K2 को भी ऑन कर दिए हो लेकिन फिर भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो यही धारा क्या होगी, इस रेजिस्टेंस में भी प्रवाहित होने लगेगी। यही धारा इस रेजिस्टेंस में भी प्रवाहित होने लगेगी। जो नीचे से जा रही है I2, ये भी धारा इसमें क्या होगी, प्रवाहित होने लगेगी। और दोनों मिलके I1 I2 ही I ही तो डिवाइड होके दोनों गए थे, तो ये दोनों मिलके फिर से क्या होते हैं, I एम्पियर की धारा बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम KCL की बात कर लिए। अब इसमें क्या लगाएंगे, KVL लगाएंगे। क्या लगाओगे, KVL। किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात करें तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ आप जानते हो क्या होता है कि वो बंद पास में लगाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो को बंद पास मिल रहा है, एक बंद पास यहाँ पे देख रहे हैं, और इस बंद पास का नामकरण करें तो ABDA है, जिसको हम लोग एक मान रहे हैं। ठीक है, और इसमें धारा की दिशा देखो इस डायरेक्शन में है, यानी इस बंद पास की जो दिशा होगी ऐसे होगी। बात समझ में आ रही। अब इसमें देखोगे ऐसे है, यानी कि दो नंबर है, तो इस बंद पास में जो धारा की दिशा है हम ऐसे कर, यानी कि इस बंद पास की दिशा ऐसे हो गई। ठीक है, अब केवीएल आप पढ़े हो तो पहले में भी हम लोग केवीएल लगाएंगे, दूसरे में भी केवीएल लगाएंगे, तो इसकी संतुलन की अवस्था को हम लोग ढूंढ के ला सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखोगे, अब यहां पे लिख सकते हो बंद पास, ध्यान से देखना, बंद पास किसमें, एक में, किससे भाई, केवीएल से, केवीएल से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। ठीक है, अब केवीएल लगाओगे तो केवीएल का आपको डेफिनेशन बताया गया होगा कि अगर इसमें क्या होता है, कोई बंद पास है तो संगत प्रतिरोध और उसमें बहने वाली धाराओं का गुणनफलों का बीजगणितीय योग जो होता है उस परिपथ में लगे सेल के कुल विद्युत वाहक बल के क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ में आई, जिसमें आपको कंडीशन बताया गया होगा, यदि बंद पास की दिशा या कह सकते हो धारा की दिशा में अगर क्या है, सॉरी, बंद पास की दिशा में अगर क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का जो गुणनफल लिया जाता है धनात्मक चिन्ह से लिया जाता है। और यहाँ पे सेल के लिए भी बताया गया था कि ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं तो क्या होता है, धन होता है। लेकिन इसमें कोई सेल नहीं है, इधर सेल है, तो यहाँ पे हम सिर्फ प्रतिरोध की बात करेंगे। तो इसमें कितने एम्पियर की धारा बह रही है, I1 एम्पियर की बह रही है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, P इंटू I1। क्लियर। अब इसमें चलोगे, इसमें जब चलोगे तो देखोगे यहां पे कोई धारा नहीं है, तो कोई धारा नहीं है तो इसको जीरो कर लोगे तो ये ऐसे ही चला जाएगा। बट यहां जब आ रहे हो तो बंद पास की दिशा देखो ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में है ना, एरो देखो, लेकिन धारा क्या है, नीचे की तरफ बढ़ रही है। यानी यहां पे आप क्या लिखोगे, माइनस ये R इंटू I2 इज इक्वल टू, कोई EMF नहीं है इसमें, तो क्या लिखोगे, जीरो। ये इक्वेशन नंबर एक मान ले, या एक स्टेप और बढ़ा ले तो लिखोगे P I1 इज इक्वल टू R इंटू I2। ये इक्वेशन नंबर एक। बात समझ में आ रही है इतनी। और जब यहां तक बात समझ में आ रही है तो आगे बढ़ेंगे। अब बंद पास में क्या लगाओगे, दो में केवीएल लगा दो, तो दो में लगाओगे तो धारा की दिशा देखो इसमें, यानी Q इंटू I1 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसमें चलोगे तो इसमें देखोगे कि इस डायरेक्शन में चल रहा है लेकिन धारा के नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ये ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ, तो यहां पे तो माइनस हो जाएगा ना। तो यहां पे अब क्या लगाओगे, अब क्या लिखोगे, ये हो जाएगा बंद पास दो में केवीएल से, केवीएल से, इसमें केवीएल लगा दो तो ये क्या होगा, Q इंटू I1। तो ये आप लिखोगे Q इंटू I1 माइनस, ये माइनस कर देगा तो ये होगा S इंटू I2, और इसमें तो धारा शून्य है, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, जीरो। फिर यहां लिखोगे Q इंटू I1 इज इक्वल टू S इंटू I2। क्लियर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड ले लो। बात समझ में आ रही है। जब ये दो इक्वेशन हमको मिल गया तब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहीं पे नोट कर लो। अब यहां से लिखोगे समीकरण 1/2 से, 1 में 2 से डिवाइड कर दो। जब 1 में 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ये देखो, ये आपका P I1, ठीक है, और यहां पे डिवाइड करोगे इससे तो ये होगा Q I1 इज इक्वल टू, ये क्या मिलेगा, R I2 अपान, यहां देखोगे यस I2, ये I2 से I2 कटा I1 से I1, ये मिला आपको P बाई Q इज इक्वल टू
आर बाई एस। देखो दो संलग्न भुजाओं का अनुपात अगले दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर आया, यानी ह्यूटिस्टोन सेतु क्या है, संतुलन की अवस्था में है। और जब संतुलन की अवस्था में होगा तो यहां देखना जो दूसरा विकर्ण होता है जिसमें हम लोग गैल्वेनोमीटर लगाए हुए हैं यहाँ पे, उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। यानी कभी भी अगर परिपथ दिया हो और इसमें कुछ भी दिया हो उसका हम लोग गणना नहीं करते हैं। ठीक है, कब, जब ये ह्यूटिस्टोन सेतु बना लेगा तब। बात समझ में आ रही है? देखो ये कह रहा है पी बाई क्यू का अनुपात किसके अनुपात के, आर बाई एस के अनुपात के बराबर है। बात समझ में आ रही है? चलो इतना जब सब कुछ समझ में आ रहा हो, बंद देखो ह्यूटिस्टोन सेतु को इस बार जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, और किरचॉफ लॉ हमने पहले ही बता दिया है, उस पर आंकिक प्रश्न भी बताया है। ठीक है, चलो देखो यहां तक बात समझ में आ रही है। अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना जिसका नाम है सिग्मा क्लासेस बीएसटी, वहां पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, उससे आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, चलो यहां देखो, यहां तक तो बात समझ में आ रही है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक चलो नोट कर लो और इससे आंकिक प्रश्न देखेंगे अब। ठीक है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो देख लो, अब यहां पे कह रहा है ह्यूटिस्टोन सेतु, आप देखो पहचानना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। अब देखो अगर हम इसको माइंड में सेट करो कि हम इसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं, जब नीचे की तरफ खींचोगे तो ये नीचे ऐसे आएगा। यानी अब ध्यान से थोड़ा सा समझ लो, अब इसका डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा है, थोड़ा ध्यान से देखना, देखना इसको ध्यान से थोड़ा। ठीक है, देखो चलो देखो, अब देखो ये 2 ओम है, ये इधर वाला बन गया, ये इसको हमने नोट कर लिया। अब यहां पे देखो ये 2 ओम का है आपका, बात समझ में आ रही है? अब यहां वाला देखो, इसको हम लोग डाउन किए हुए हैं, ये 2 ओम का है, क्लियर। और ये अब यहां वाला है, ये हो गया आपका 2 ओम का। और इसके विकर्ण से, जिसको आप इसको सी कह रहे हो, इसको क्या डी कह रहे हो, इस पॉइंट को ए कह रहे हो, इस पॉइंट को क्या कह रहे हो, बी कह रहे हो, और इस विकर्ण से एक और रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये कह रहा है आपका 2 ओम का है। और नीचे भी यहां पे एक जुड़ा हुआ है। अब इसके लिए यहां से ध्यान से देख लो, जब नीचे जुड़ा हुआ है ये वाला पॉइंट देख लो, हम इसको ऐसे बना सकते थे। जो अभी ह्यूटिस्टोन सेतु देखो बनाया गया था, ये भी आपका कितने ओम का है, 2 ओम का है। बात समझ में आ रही है? तो देखो इतना जब समझ में आ गया हो तो ह्यूटिस्टोन बना लिया। अब ह्यूटिस्टोन बना लिया तो हमने अभी बताया इसका मान था P, इसको हम लोग लिखे थे Q, इसको हम लोग लिखे थे यस, और इसको हम लोग लिखे थे R। बात समझ में आ रही है? जब इतना कुछ समझ में आ रहा हो, इतना कुछ जब समझ में आ रहा हो तो आप इसमें लगा दोगे। तो हम अभी देखे थे कि ये होता है P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस होता है, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस होता है। अगर ये संतुलन होता है तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, नहीं होगी इसका मतलब इसका कोई यूज नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, निठल्ला है। इसको हम लोग क्या करेंगे, निकाल के फेंक देंगे। ठीक है, तो इसको निकाल के फेंक दोगे तो ये देखो एक ही वायर से जुड़े हैं, तो एक ही वायर से जुड़े हैं तो क्या बनाएंगे, ये सीरीज में है और ये भी सीरीज में है। और जब दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो जुड़ने के बाद ये क्या होगा, पैरेलल हो जाएंगे, और इसके साथ भी पैरेलल हो जाएंगे। तो इसको जोड़ोगे, ये ह्यूटिस्टोन तो है, ये 2/2 और 2/2 1 इज इक्वल टू 1, ये संतुलन की अवस्था में है। जब है तो इसको थोड़ा सा एक और डायग्राम बना लो, ये देख लो, ये दोनों जुड़ गया और यहां भी ये दोनों जुड़ेगा, क्लियर। और बीच से ये आपका पहले से था अकेले, बेचारा अकेले इधर से पड़ा था। देखो ये 2 ओम वाला, ठीक है, ये 2 ओम का है, और 2 और 2 कितना होगा, ये 4 ओम का हो जाएगा। ये सीरीज में है ना, ये भी क्या होगा आपका 4 ओम का हो जाएगा। अब देखोगे ये सब मिलके क्या हो गए, अब ये पैरेलल बन गया। जब पैरेलल हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, अब तुल्य रेजिस्टेंस 1/r का वैल्यू ज्ञात करोगे, ये वाला r नहीं है, ये तो संतुलन के लिए बताया गया था कि जब 1/r का वैल्यू ज्ञात करोगे तो क्या मिलेगा, 1/r इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2। बात समझ में आई? तो ये होगा 1/r इज इक्वल टू, एलसीएम कितना हो जाएगा इन तीनों का, ये मिलेगा 4, ये 4 है तो क्या मिलेगा 1, यहां भी क्या मिलेगा 1। अब इससे डिवाइड करोगे तो 2 बार में, ठीक है, 2 बार में कटेगा कि नहीं, तो ये होगा 1/r इज इक्वल टू 1 प्लस 2, ये क्या होगा 4/4, यानी आपको मिला 1/1, यानी आप इसका आंसर लिख सकते हो, ये r इज इक्वल टू 1 ओम।
ठीक है, यानी इस तरीके का पूरा सर्किट है, यानी कि हम इन दोनों के बीच, ए और बी के बीच हम क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे थे, तुल्य रेजिस्टेंस ज्ञात कर रहे थे। ठीक है, तो तुल्य रेजिस्टेंस कितना मिला आपको, 1 ओम का मिला। बात समझ में आई? चलो, 1 ओम का, यानी कहने का तात्पर्य है कि आप 1 2 3 4 5, और ये तो आपका क्या था, ये उसका यूज नहीं था, उसको निकाल दो, यानी 5 रेजिस्टेंस आप लगाए थे, और 5 रेजिस्टेंस मिलके जो काम कर रहा था वो अब यहाँ पे क्या है, अकेले एक रेजिस्टेंस काम कर देगा। यहां से हम इसको जोड़ सकते हैं। बात समझ में आई? चलो, यहां तक समझ में आया हो तो व्हीटस्टोन सेतु का यूज समझ लेना कि जो बीच वाला जो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, अगर ये बाकी सब संतुलन की अवस्था में है तो इसका कोई काम नहीं होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्रम में नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, ऐसा ही कई सारा आपको परिपथ मिल जाएगा और आपको बताया भी गया है। ठीक है, जाके आप वहां पे देखो